गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में जाना। आज का हमारा टॉपिक है रज़िया सुल्तान। रज़िया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। रज़िया ने प्रदा प्रथा को त्याग दिया, ऐतगिन को बदायूं का अक्तादार और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद तथा अल्तूनिया को तबर हिंद का अक्तादार नियुक्त किया। एक हफ्से जलालुद्दीन याकूत को अमीर आकुर नियुक्त किया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। इस कारण तबर हिंद के अक्तादार अल्तूनिया ने 1240 ईस्वी में इसका विद्रोह कर दिया। अतः कूटनीतिक दृष्टिकोण से रज़िया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, परंतु वह बहराम शाह द्वारा पराजित हुई और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। फिर है नेक्स्ट इसमें मोइनुद्दीन बहराम शाह। ये सब गुलाम वंश के हैं। फिर है मोइनुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह ने एक नवीन पद नायब मुमलुक की स्थापना की। यह पद एक संरक्षक के समान था। उसके शासनकाल में तेर बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण 1241 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह इसके अब देखिए नेक्स्ट इसमें आता है। इसके बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके शासन में संपूर्ण शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। सुल्तान नाम मात्र का था। बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। फिर आपका आ जाता है नासिरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल रहा 1246 से 1265 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद के काल में वास्तविक बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में महमूद के बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ ही नायबे मुमलकत का पद दिया। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपने तबकात नासिरी उसे ही समर्पित की। 1265 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अब है बलबन। देखिए इन सब के अलावा जो इम्पोर्टेंट वो है आपका बलबन की नीति। बलबन के सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई गई। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। उसके राजत्व के सिद्धांत का आधार था नियाबत खुदाई एवं जिल्ले इलाही। बलबन ने अपने आप को अफर सियाब का वंशज कहा। बलबन ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया। बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा तथा नौरोज़ प्रथा शुरू की। बलबन का एकमात्र सैन्य अभियान बंगाल का था और 1285 ईस्वी में तैमूर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। बलबन की मृत्यु के पश्चात केकुबाद तथा उसके बाद क्यूमर्स शासक बना। उसकी मृत्यु के साथ ही गुलाम वंश समाप्त हो गया। यानी गुलाम वंश की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई? बलबन के शासनकाल में। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न इसमें बन करके तैयार होते हैं और बलबन के साथ ही गुलाम वंश समाप्त हुआ। दूसरा जो वंश शुरू हुआ वह है आपका खिलजी वंश। अब है गुलाम वंश की समाप्ति और खिलजी वंश की शुरुआत। अब खिलजी वंश की जो शुरुआत मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? जलालुद्दीन खिलजी से। टाइम है इसका 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अमीरों ने एक गुट के नेता आरिज मलिक फ़िरोज़ अर्थात जलालुद्दीन ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया।
खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। किलो कड़ी की के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय में ही हुआ और 19 जुलाई 1996 को अलाउद्दीन ने धोखे से सुल्तान का वध कर दिया, क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं की ऐसी ही नीति थी। गद्दी को पाने के लिए वो किसी को भी मार सकते थे, किसी की भी हत्या कर सकते थे, वध कर सकते थे। षड्यंत्र जैसी कूटनीतिक चालें इसमें कूट कूट के भरी हुई थी। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आया अलाउद्दीन खिलजी। इसका समय रहा 1296 से 1316 ईस्वी। देखिए वैसे ज़्यादा समय नहीं है इसमें, 13 इधर और 4 इधर, 4 13 ज़्यादा समय नहीं है, यानी 20 साल का ही इसका समय रहा। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का उदय हुआ। यानी अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का क्या हुआ? उदय हुआ। शम को कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर लिया, किंतु राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया गया। अब है अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। यानी सबसे ज़्यादा जो मंगोलों ने भारत में जो आक्रमण किए वो किसके काल में है? अलाउद्दीन के काल में ही सर्वाधिक हुए। इस आक्रमण से निपटने हेतु उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और रक्त एवं लोहा की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। 1303 ईस्वी चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर रखा, खिजाबाद। 1305 ईस्वी में मालवा का, 1301 ईस्वी में रणथंभौर का तथा अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात का अभियान था। अलाउद्दीन के समय में दक्षिण में सबसे पहले तेलंगाना पर आक्रमण हुआ। किस पर आक्रमण हुआ? तेलंगाना पर आक्रमण हुआ। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया। देखिए ये कोहिनूर हीरा उस समय से अब तक चला आ रहा है। क्या है ये? ठीक है, कोहिनूर हीरा आज वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास है, लेकिन उस समय देखिए इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा दोनों थी। वैसे सबसे ज़्यादा जो भारत में जो मुसलमान आए उनका उद्देश्य क्या था? यहाँ से धन प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पे अलाउद्दीन का उद्देश्य दो थे, धन और विजय की लालसा, यानी विजय भी वो प्राप्त करना चाहते थे। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी को अपनी राजधानी बनाया गया। अकबर ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, किंतु प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। दीवान रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की गई। अलाउद्दीन ने सैनिकों के लिए चेहरा एवं दाग प्रणाली प्रारंभ की। अलाउद्दीन ने कौन सी नीति अपनाई? देखिए सैनिकों के लिए चेहरा एवं दाग प्रणाली प्रारंभ की। अलाउद्दीन के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की गई। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आ रही है आपके सामने कि जैसे खिलजी वंश का योगदान या फिर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का क्या योगदान रहा, या उसने कौन कौन सी चीज़ें लागू की गई है, किसके समय में ये सारी चीज़ें हुई। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में। तो अलाउद्दीन ने सैनिकों के लिए चेहरा एवं दाग प्रणाली प्रारंभ की, फर्स्ट पॉइंट। फिर अलाउद्दीन के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की। एक क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनमें ये पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्न में से कौन सी प्रणाली है, तो आएगी बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रणाली। बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। अलाउद्दीन ने जाप्ती भूमि की फैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना प्रारंभ किया था।
यह सबसे प्रथम एवं कठिन अधिनियम था। अलाउद्दीन ने बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया। अलाउद्दीन की सबसे बड़ी उपलब्धि निश्चित कीमतों की स्थिरता की। देखिए, अब देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी क्या रही कि जो हर चीज़ की कीमतें उन्होंने निर्धारित कर दी। हर चीज़ की कीमतें क्या कर दी उन्होंने, निर्धारित कर दी। और बाजार पर भी नियंत्रण किया। सैनिक खर्चे पर ज़्यादा भार ना पड़े, इसके लिए उन्होंने बाजार व्यवस्था अपनाई, बाजार नियंत्रण व्यवस्था अपनाई आदि कई प्रकार के उसने अच्छे कार्य भी किए हैं। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था में एक नवीन विभाग दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना की। उसने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। उसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसे कई प्रकार के कार्य उन्होंने किए। तो इसके बाद है एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है, इसी में आपका अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद में है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। उसने खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। इसके बाद खुस्रो शाह शासक बना जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, यानी खिलजी वंश में 3 ही शासक हुए। धन्यवाद।